नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 5 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है काला अजार, या इसे हम काला बुखार भी कहते हैं। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशियाई बाघ मच्छरों के काटने से होने वाली एक परजीवी बीमारी है। दोस्तों, यह एक पैरासाइट डिजीज तो है, लेकिन एशियाई बाघ मच्छर के काटने से नहीं होती है। काला अजार या इसे लेशमिनियोसिस कहते हैं। यह लेशमिनियोसिस परजीवी से होने वाली एक बीमारी है। इस परजीवी का नाम ही है लीशमैनिया। तो यह परजीवी आमतौर पर संक्रमित सैंड फ्लाई के शरीर में पाया जाता है। तो संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने पर इंसान लीशमेनियोसिस या काला अजार से पीड़ित हो जाता है। तो सैंड फ्लाई आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में रहती है। दूसरा कथन है, यह पूरे देश में एक सूचनीय दर्ज की गई एक बीमारी है। यह भी कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह पूरे देश में यह बीमारी नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में यह देखा जाता है। तीसरा है, हाल ही में भारत में इस बीमारी को विलोपित घोषित कर दिया है। तो अभी तक इसको पूरी तरह से विलोपित घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने काला ज्वर रोग के उन्मूलन की अंतिम तिथि वाले 4 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने यही कहा है कि भारत को वर्ष 2023 तक देश से कालाजार को समाप्त करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। इससे प्रभावित 632 यानी 99.8% जो प्रखंड हैं पहले से ही उन्मूलन की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। यानी उन्मूलन की स्थिति क्या होती है? लेस देन 1 केस अपॉन 10,000, यानी 10,000 में एक से भी कम रोगी मिले तो वह उन्मूलन की स्थिति होती है। दोस्तों, लेकिन झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित एक ब्लॉक जिसका नाम है लिट्टीपारा, इस रोग से उन्मूलन की अंतिम स्थिति यानी वहां पर 1.23 अपॉन 10,000 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से विलोपित नहीं हुआ है। तो इसमें दिया गया है कि गलत कथनों का चयन करें। तो यानी 1, 2, 3 या तीनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर डी होगा। तो इससे संबंधित देख सकते हैं पीआईबी में आई हुई खबर है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया अध्यक्षता कर रहे हैं कि 2023 तक कालाजार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दोस्तों, यहां पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2007 से 22 में लगातार कालाजार के मामलों में गिरावट देखी गई है। यानी 2007 में 44,533 केसेस थे, जो कि 2022 में घटकर यह 834 हो गए। यानी 2014 में 9,000, 2021 में 1,357 और 2022 में यह घटकर 834 यानी 98.7% की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हम 2023 तक पूरी तरह से इसे समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है कि यह कालाजार होता क्या है। तो काला अजार या लीशमैनियोसिस यह परजीवी से होने वाली एक बीमारी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है त्वचीय लीशमैनियासिस। तो दोस्तों, यह जो है त्वचा पर अल्सर उत्पन्न होने के कारण बनता है और यह लीशमैनियोसिस का सबसे सामान्य रूप है। दूसरा है आंत लीशमैनियोसिस, यानी आंत में दोस्तों यह जो है आंत या विसरल लीशमैनियोसिस को कभी कभी काला अजार के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर सैंड फ्लाई के काटे जाने के 2 से 8 महीने बाद होता है और यह आंतरिक अंगों जैसे कि तिल्ली, स्प्लीन सुना होगा आप लोगों ने, उसी को तिल्ली कहा जाता है। तो स्प्लीन, यकृत और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा है श्लेष्मिक लीशमैनियोसिस। यह जो होता है लीशमैनियोसिस रोग का एक दुर्लभ रूप है और त्वचा के अल्सर के ठीक होने के कई महीनों बाद हो सकता है। इस प्रकार की लीशमैनियोसिस की स्थिति में परजीवी आपकी नाक, गले
और मुंह में फैल जाते हैं और इस संक्रमण के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में श्लेष्मा झिल्ली का आंशिक या पूर्ण विनाश हो सकता है। तो यह 3 प्रकार के हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, आभा। आभा से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों यहां पहले तो आपको जानना आवश्यक है कि आभा का मतलब क्या हुआ। आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसको कहेंगे ABHA। तो आभा जो है यह एक हेल्थ आईडी जिसे भारत सरकार ने शुरू किया है। यह अकाउंट बनने से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपने हेल्थ डेटा शेयर कर सकेंगे, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड और डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को शुरू में आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी के नाम से भी जाना जाता था। तो भारत सरकार ने इस योजना को 2021 में लॉन्च किया था। तो इस स्कीम का मकसद है देश के हर नागरिक को हेल्थ आईडी मुहैया कराना और इस स्कीम को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जरिए चलाया जाता है। दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या NHA स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इस तरह से यह जो है यह आभा के जरिए देश के लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की तैयारी है। तो आभा एक यूनिक हेल्थ आईडी है जो 14 अंकों की एक पहचान संख्या है। इस संख्या को आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर की मदद से जनरेट कर सकते हैं। आभा के जरिए कोई भी व्यक्ति जिसकी अपनी हेल्थ आईडी हो वह अपने हेल्थ रिकॉर्ड का अस्पताल, क्लिनिक, इंश्योरेंस कंपनियों को डिजिटल तरीके से शेयर कर सकता है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी चार्ज के खुद की डिजिटल आईडी भी बना सकता है। तो दोस्तों इसमें उत्तर क्या होगा? तो यह आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों की पहचान के लिए एक स्वास्थ्य खाता संख्या, अतः उत्तर सी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द PM लॉन्चेस द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑन सितंबर 2021 अंडर द एजिस ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसे भी ध्यान रखेंगे। आभा के बारे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इससे संबंधित देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यह जो है हेल्थ आईडी जिसे भारत सरकार ने शुरू किया, इसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भी जानते रहिए कि यह स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और समानता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया। दोस्तों इसका लक्ष्य है कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021। इसे ART अधिनियम कहते हैं, जो कि 25 जनवरी 2022 को पेश किया गया था। तो दोस्तों इसके संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें राष्ट्रीय प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। 2021 का जो अधिनियम है इसमें आप लोग देखेंगे तो यह पॉइंट दिया गया है। दूसरा है यह अधिनियम भारत में सरोगेसी को भी नियंत्रित करता है। यह कथन असत्य हो जाता है। सरोगेसी के लिए उसमें अलग से प्रावधान दिया गया है। तीसरा कथन है अधिनियम ने ART के उपयोग के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः 1 और 3 उत्तर सही है, उत्तर बी होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के लिए ऊपरी आयु सीमा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा केरल उच्च न्यायालय ने कहा है। दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने प्रजनन में मददगार तकनीक जिसे ART तकनीक कहते हैं उसके इस्तेमाल की ऊपरी आयु सीमा तय करने पर सवाल उठा दिया है। इसके साथ ही उसने केंद्र सरकार से इस पाबंदी पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार का निर्माण करना व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वह उसकी निजी पसंद है। ऐसे में प्रजनन में मददगार तकनीकों के इस्तेमाल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय करना प्रतिबंध की तरह है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने उक्त निर्देशों के साथ ही ART की उच्च उम्र सीमा तय करने की चुनौती देने वाली कई याचिकाओं का निपटारा कर दिया। देश में ART के माध्यम से संतान पैदा करने के लिए सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत महिलाओं की उच्च उम्र सीमा 50 वर्ष
जबकि पुरुषों की 55 वर्ष रखी है। याचिका में इसमें चुनौती दी गई थी। और दोस्तों एआरटी कानून 25 जनवरी 2022 को पेश किया गया था और हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को एआरटी की अनुमति दी है जो 25 जनवरी 2022 तक एआरटी का उपचार करा रहे थे। उन्हें उम्र सीमा पार होने के बाद भी इसे जारी रखने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने राष्ट्रीय बोर्ड को एआरटी अधिनियम में एक संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता को केंद्र सरकार के ध्यान में लाने के लिए कहा है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सैटेलाइट टाउनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला कथन है कि वे मुख्य शहर की आबादी को कम करने के लिए बनाए गए हैं। यह कथन तो एकदम सत्य है। वे मुख्य शहर के उपनगरों का हिस्सा हैं। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है, तो इसमें उत्तर होगा केवल एक। अब यहाँ पर आपके लिए जानना आवश्यक है कि सैटेलाइट टाउन होता क्या है, सैटेलाइट सिटी क्या होता है। तो सैटेलाइट सिटी का मतलब है कि दो शहरों के बीच बसाया जाने वाला ऐसा शहर जहां से दोनों शहरों की लगभग समान दूरी हो। ऐसी सिटी जिसके बसने के बाद दोनों बड़े शहर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, दोनों की आबादी सैटेलाइट सिटी तक पहुंच जाए। इसे जुड़वा शहर को बिल्कुल पास लाने का एक बड़ा माध्यम भी कह सकते हैं। इस सिटी की कल्पना सैटेलाइट मैप के जरिए की जाती है। सैटेलाइट मैप से देखा जाता है कि दोनों शहरों के बीच किस तरफ बसावट हो रही है। उस तरफ बीच में सैटेलाइट सिटी के नाम से टाउनशिप की लॉन्चिंग होती है। यहाँ लोग आसानी से प्लॉट या आवास ले लेते हैं क्योंकि दोनों शहरों के बीच पहले से ही दूरी कम हो रही होती है। यह भविष्य में आवास की समस्या को दूर करने की प्लानिंग है और इससे आबादी भी कम होगी मुख्य शहर की। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि लॉक्ड पेपर मिल गुवाहाटी की सैटेलाइट टाउनशिप का हिस्सा होगी। अब बढ़ते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फोटोवोल्टिक इकाइयों में प्रयुक्त सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए एक भी सिलिकॉन चिप भारत में निर्मित नहीं है। तो भारत में बने हर सोलर पैनल को संकलित किया जाता है जबकि सभी सामग्री अन्य देशों से आती है। तो भारत को अर्धचालक समूह विकसित करना अभी बाकी है। भारत ने सौर सिलिकॉन सेल के निर्माण के लिए अपनी पहली इकाई स्थापित करने के लिए 480 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है, जो दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक परियोजना को प्रबंधित करेगा। और दूसरा कथन दिया गया है, सौर प्रशुल्क भारत के सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों यह भी कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के उत्पादन के शुल्क को नियंत्रित करता है, न कि सौर ऊर्जा निगम। दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है। तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य हो जाता है। उत्तर डी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए IITM IMD द्वारा मौसम संबंधी मौसम के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के लिए NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन, जिसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे CQAM आयोग की आज बैठक हुई, यानी 4 जनवरी को। और इस बैठक में आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतर्गत उप समिति का कार्य शुरू करने के लिए यह बुलाई गई थी। तो दोस्तों दिल्ली का AQI 30/12/2022 को 399 यानी गंभीर श्रेणी के करीब के स्तर पर था, जो कि 4 जनवरी को दर्ज किए गए 343 के स्तर पर आ गया और इसमें सुधार हुआ है। दोस्तों GRAP के चरण 1 और चरण 2 के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे NCR में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू तेज निगरानी और समीक्षा की जाएगी। दोस्तों सभी क्रियान्वयन एजेंसियां सख्त निगरानी रखेंगी, विशेष रूप से GRAP यानी
ग्रैप के चरण 1 और 2 के तहत उपायों को तेज करेंगी। इसमें निम्नलिखित शामिल, जैसे मशीनों, वैक्यूम से सड़कों की सफाई दैनिक आधार पर की जानी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले समय से पहले हॉट स्पॉट्स, भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील क्षेत्रों, निर्दिष्ट स्थलों, लैंडफिल में एकत्रित धूल के उचित निपटान के लिए सड़कों पर मिट्टी को बैठाने के साथ साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें। तो इस तरह से यह सब कार्य जारी रहेगा। इसके अलावा आयोग ने एक बार फिर एनसीआर के नागरिकों से अपील की है कि वह जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करें और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का पालन करें। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। कार पूल कल्चर अपनाएं। अपनी गाड़ियों में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर बदलें। धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें। तो इस तरह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा इस योजना को तैयार किया गया था। दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कुछ कदमों का यह एक प्लान है। इसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहा जाता है। दोस्तों, एक्यूआई के बिगड़ने पर यह प्रतिबंध और सख्त हो जाते हैं और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी प्लान के मुताबिक यह आयोग अब प्रतिबंधों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक को भी ध्यान में रखेगी, न कि सिर्फ PM 2.5 या PM 10 को ट्रिगर के रूप में रखेगी। दोस्तों, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत एनसीआर जिलों में जनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। जनरेटर सेट की अनुमति केवल आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल चलाने, चिकित्सा उपकरण, सेना से संबंधित कार्यों में ही दी जाएगी या अन्य आपातकालीन स्थितियों में। दोस्तों, जहां पीएनजी लाइन बिछाई गई है वहां कोयला, डीजल और जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। दोस्तों, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। तो एनसीआर जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए 500 वर्ग मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में निर्माण व तोड़फोड़ के लिए डस्ट कंट्रोल ऐप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जिन इंडस्ट्रीज में पीएनजी गैस की आपूर्ति की जाती है वे गैस का इस्तेमाल करेंगे और जिन इंडस्ट्रीज में अब तक गैस की सप्लाई नहीं हुई है उन्हें फ्यूल के रूप में बायोमास का इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। तो इस तरह से दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ढेर सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसमें से यह एक योजना है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दोस्तों, आज के लिए आपके लिए पहला प्रश्न है कि दिल्ली एनसीआर क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अब आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।